जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्राणघातक हमले में घायल हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे का इलाज के दौरान गोंदिया अस्पताल में हुआ निधन। डाली दमाहे पर प्राणघातक हमला करने के आरोपी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव अग्रवाल को तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूक्रेन से सकुशल स्वदेश लौटी मुस्कान, 2 अन्य परिवारों की बेटियों को लौटने का इंतजार। कागजों में सिमटा विश्व वन्यजीव दिवस, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना भूल गया वन विभाग। उकुआ सोसाइटी का ऑनलाइन नहीं होने पर 36 गांव के लोगों को धान के भुगतान के लिए जाना पड़ रहा है बैयर। पंचायत का दर्जा नहीं मिलने पर रजेगांव के लोगों ने जताया आक्रोश, ग्रामीणों का छल का दर्द। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाने के बाद यूक्रेन में फंसे लोगों की चिंता खड़ी हो गई है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने बालाघाट जिले से 3 लड़कियां गई थी, जिसमें से भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी मुस्कान गौतम अपने देश सकुशल वापस लौट आई है, जिसे सुबह के समय दिल्ली के एमपी भवन में होना बताया गया। वहीं देर रात्रि तक मुस्कान के बालाघाट पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। मुस्कान के अपने देश पहुंच जाने की खबर लगते ही इनके परिवार के लोगों में हर्ष व्याप्त हो गया है। आपको बताएं कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही तीनों लड़कियों के द्वारा वहां युद्ध प्रारंभ होते ही अपने देश लौट आने का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन वे जैसे तैसे यूक्रेन के बॉर्डर तक ही पहुंच पाई। भटेरा चौकी निवासी छात्रा मुस्कान गौतम हंगरी के बॉर्डर में थी। मलाजखंड निवासी छात्रा प्रगति ठाकरे रोमानिया बॉर्डर में है। वहीं अन्य एक छात्रा जो मोहगांव निवासी है, उसे भी यूक्रेन के किसी बॉर्डर में होना बताया जा रहा है। युद्ध प्रारंभ होने के बाद से इन छात्राओं के परिजनों में चिंता खड़ी हो गई है। आपको बताया कि मुस्कान गौतम पिछले 4 वर्षों से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई पूर्ण होने को 1.5 वर्ष का समय शेष है। पिछले नवंबर माह में वह यूक्रेन गई थी। परिवार के लोगों में मुस्कान के अपने देश में पहुंचने की जानकारी लगते ही काफ़ी खुशी है, लेकिन यहाँ भी चिंता है कि अब उसकी पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि मुस्कान की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए लग चुके हैं। मेरी मुस्कान से सुबह बात हुई कि मम्मी मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ करके, और अभी एमपी भवन में रखा गया है उसे। पूरी सुरक्षा है, पूरी अच्छे से उसको पूरी केयर कर रहे हैं। किससे लेके तो देखिए, अब उनका ही बच्चा है, मेरे बच्चों को तो सेम प्रॉब्लम लगेगी ना पेरेंट्स को। तो मेरे को बहुत चिंता थी, जब तक से वो निकली थी, बॉर्डर पार नहीं हुई थी, तब तक बहुत चिंता थी मुझे। बॉर्डर पार होने के बाद मैं रिलैक्स हो गई कि कम से कम बॉर्डर पार होगी तो बच्ची सेफ है करके। कब पता चला आपको कि बच्ची जो है बॉर्डर पार हो? बॉर्डर पार हुई है परसों के दिन हुई है वो, तो 1 दिन वहाँ रहना पड़ा उसे। अच्छा, मतलब बॉर्डर पार होने के बाद आपको थोड़ा हाँ, तब थोड़ा रिलैक्स हो गई कि चलो भैया बच्ची बॉर्डर पार हो गई, मतलब सेफ है। क्या लग रहा था आपको शुरू में, जैसे कि अचानक? तो जब तक से ऐसा था कि जब तक से 2 दिन तक तो बस के सफर में रही बच्ची मेरी, वहां से निकली तो 2 दिन सफर में रही बॉर्डर पार करने के लिए। 2 दिन बस का सफर करना पड़ा उसे। तो उस समय तो बहुत चिंता थी, बच्ची से बात बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, नेटवर्क नहीं, चार्जर नहीं हो रहा था फोन वगैरह। तो हाँ या ना में मतलब 2-4 घंटा 8 घंटे में 17-18 घंटे 2 दिन में पहुंचे हम लोग बॉर्डर। उसके बाद इधर बॉर्डर पहुंचने के बाद जो भी कार्रवाई उनकी हुई, उसके बाद तो रिलैक्स हो गए कि जब उन्होंने बताया कि बॉर्डर पार हो, क्योंकि बच्चे से कॉन्टेक्ट लगातार नहीं हो पा रहा था, बहुत कम हो पा रहा था। अच्छा, क्या लग रहा था उस समय प्रशासन, सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, क्या लग रहा था? देखो शुरू में जब स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा हाल था कि मेरी बेटी की फ्लाइट हो गई थी 25 तारीख की, 24 को निकल रही थी वहां से। तो तब तक तो बहुत रिलैक्स थी, चलो वहाँ माहौल कुछ भी नहीं था, और निकलने का आगे बेटी आ रही है, वहाँ का माहौल जो भी है ऐसा करके। और एक बिल्कुल एयरपोर्ट में हमला हो गया उसी दिन जिस दिन बच्ची का निकलने का था। तो उस दिन से फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, मम्मी अब ऐसा अभी एयरपोर्ट पे ही हमला तो बच्चे निकलेंगे कहाँ से। तब प्रशासन द्वारा जब कोई उनसे हेल्प नहीं था उस समय, अभी सब बच्चे निकलने लगे, प्रॉब्लम वहाँ बढ़ने लगी, उस हिसाब से भी हेल्प मिलने लगी। फिर मैं भी रिलैक्स होगी, चलो अपने इतने बच्चे हैं तो अपने बच्चे दिल में कहीं ना कहीं संतोना था कि चलो अपन हो जाएगा सब कुछ ठीक करके। मुस्कान की छोटी बहन कशिश गौतम ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यूक्रेन में 2-3 चीजें अच्छी है, जिसके कारण भारत देश के बच्चे वहां पढ़ाई करने जाते हैं।
यहाँ प्राइवेट कॉलेज में खर्च बहुत आता है। मेडिकल की पढ़ाई करने करीब 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आ जाता है। वहीं यूक्रेन में 30 से 40 लाख रुपए में 5 वर्ष का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और कि आप लोग को यूक्रेन भेजना पड़ा या यहाँ रह के क्यों नहीं डिग्री लिया? देखिए, वहाँ पे एक तो 2-3 फैक्टर्स अच्छे हैं कि वहाँ का पहली बात तो खर्चा बहुत कम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस का खर्चा बहुत है, करोड़ 80 लाख 1.5 करोड़ ऐसे यहाँ का एक्सपेंडिचर, और वहाँ का 30-40 लाख में सारा 5-6 साल का हो जा रहा है। ये चीजें फर्स्ट ऑफ द फैक्टर है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि वहाँ पे यहाँ पे एक चीज लैक करती है कि वो है रिजर्वेशन। अगर बच्चा यहाँ पे 500 समथिंग भी ला रहा है, उसको कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, और वहीं 250 मार्क्स वाले बच्चों को भी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। ये चीज लैक कर रही है। ऊपर से फिर गवर्नमेंट सीट्स मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस के वो काफी कम है। अभी तो ये 2-3 फैक्टर्स मेरे को मेनली लगते हैं। वहाँ पे इतने सारे बच्चे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीजें तो यहाँ की लैक कर रही है। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर वहाँ पे 20,000 बच्चे हैं, अब वहां से तो रिलेशन उतने अच्छे रहे नहीं है यूक्रेन के साथ इंडिया के, तो गवर्नमेंट कुछ करे यहाँ पे जो 20,000 स्टूडेंट के लिए, या फिर उनसे एक एग्जाम ले ले, या फिर कुछ कॉलेज मतलब जिनकी जहाँ से स्टडी कंटिन्यू करे। ये वाली चीज मैं थोड़ी रखनी चाहूंगी, क्योंकि अब जैसे आएंगे तो आपको दिक्कत तो होगी, क्योंकि अब आगे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल होगी। क्योंकि देखिए, चीजें ऐसी है कि वहाँ पे बहुत सेटल होने को टाइम लगेगा। उसके बाद ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं, नहीं करते हैं, फिर डिग्री लाना, ये सारी चीजें काफी थोड़ी हेक्टिक होने वाली हैं। क्योंकि आप लोग ने लगभग अब इनका कोर्स कंप्लीट ही है। हाँ जी, हाँ जी। और पैसे भी लगभग आप लोग ने फीस पेड कर चुके हैं, बिल्कुल। और अभी कहे तो डिग्री भी नहीं मिली है। डिग्री भी नहीं मिली है, वही चीज है। अब ये तो 5th ईयर में थी। बच्चे ऐसे भी हैं जो बस इस साल गए ही हैं, 1st ईयर 2nd ईयर, वो वाले बच्चे तो बेचारे ज्यादा फंसेंगे ना। तो बस गवर्नमेंट यहाँ की ये चीज को थोड़ा कॉलेज ओपन करने का या फिर कुछ ऐसी सेफ्टी पर्पस के लिए करे, मैं ये चीज चाहूंगी। इस समय सबसे ज्यादा परेशान वे परिवार है जिनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अपने बच्चों के पहुंचने की ओर सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। क्षेत्र के 2 बच्चे अभी भी यूक्रेन के बॉर्डर में फंसे हैं। मलाजखंड निवासी छात्रा प्रगति ठाकरे की बहन जानवी ठाकरे ने मोबाइल पर चर्चा के दौरान बताया कि उनकी बहन प्रगति ठाकरे से मोबाइल पर बात हुई थी। वहां अभी भी रोमानिया बॉर्डर पर है। वहां देश के बहुत से बच्चे फंसे हुए हैं। यूक्रेन 5 फ्लाइट जाने की बात कही जा रही है, लेकिन रात में बस 1 फ्लाइट गई थी। परसों बच्चे लाइन में खड़े थे, उस दिन भी वेट करने के लिए कहा गया था और कल भी इंतजार करने के लिए कहा गया है। रोमानिया बॉर्डर के पास एक शेल्टर है, वहां पर सभी बच्चे रह रहे हैं। वहीं मोगांव की एक छात्रा पोलैंड बॉर्डर पर होने के बारे में जानकारी मिली है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंगलई में प्राणघातक हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बब्बर सेना के अध्यक्ष डाली दमाहे की गोंदिया के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा प्राणघातक हमले के मुख्य आरोपी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव उर्फ भाऊ अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 मार्च को 1 बजे करीब डाली दमाहे की मौत की खबर जब बालाघाट में लगी तब उनके समर्थकों में आक्रोश देखा गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए नगर के मुख्य चौराहों के अलावा ग्रामीण थाना के ग्राम कोसमी और गोंगले में पुलिस तैनात कर दी गई। आपको बताया कि 28 फरवरी की रात्रि शिव बारात के दौरान नगर के कालीपाट मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री ललित पारदी से डाली दमाहे का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते रात्रि 11:30 बजे करीब जब डाली दमाहे ग्राम गोंगलई भोले बाबा के मंदिर में सो रहे थे, तभी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भाऊ अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बलवा करते हुए भाऊ अग्रवाल ने चाकू से डाली दमाहे पर वार कर दिया। बीच बचाव करने डाली दमाहे के रिश्तेदार योगेश मोहारे भी घायल हो गया था। वारदात में गंभीर रूप से घायल डाली दमाहे को रात्रि 1 बजे करीब जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 1 मार्च की रात्रि 9 बजे डाली दमाहे को हायर सेंटर उपचार हेतु रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 3 मार्च को 1 बजे करीब डाली दमाहे की मौत की खबर लगते ही बालाघाट से लगे ग्राम कोसमी और गोंगले के अन्य ग्रामों में सन्नाटा छा गया और लोधी समाज एवं उनके समर्थकों में आक्रोश देखा गया। डाली दमाहे को ग्रामों के लोग मामू कहकर संबोधित करते थे, जिनकी मौत की खबर मिलते ही कोसमी स्थित उनके निवास में सैकड़ों लोगों का हुजूम लगने लगा। तो ग्राम गोंगलई भोले बाबा मंदिर के सामने मामू की एक झलक देखने के लिए ग्राम गोंगलई के अलावा आसपास के ग्रामों के हजारों ग्रामीण महिला पुरुषों का जमावड़ा लग गया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम कोसमी गोंगलई में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं गोंदिया रोड कोसमी से नवेगांव गोंगलई चौक तक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गोंदिया रोड कोसमी में स्थित आरोपी भाऊ अग्रवाल के व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सामने भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष उमेद लारे ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इसमें
जो कल था हमारा स्टैंड मीटिंग में, वो स्टैंड आज भी है कि ललित पारधी, भाऊ अग्रवाल और जितने 8-9 है, ये जब तक जेल में नहीं दिखेंगे या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ललित पारधी के नाम उसमें नहीं आएंगे। प्रशासन शालीनता और कोई सौहार्द न बिगड़े जिले का, शहर का, जितने मैं नाम ले रहा हूँ इनको तत्काल उठाकर बंद कर दें, ये हमारी सबकी मांग है। और जो व्यक्ति की हत्या हुई है वो, और ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जिसने पूरा जीवन ही खुद दूसरों के लिए जिया है, खुद के लिए नहीं जिया है, समाज सेवी था, जनप्रतिनिधि था, ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है। हर हाल में इंसाफ हमें चाहिए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाहे पर प्राणघातक हमला करके फरार आरोपी संजीव उर्फ भाऊ अग्रवाल को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में शमशाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे लाने के लिए बालाघाट पुलिस टीम हैदराबाद रवाना कर दी गई है। आपको बताया कि 28 फरवरी की रात्रि 11:30 बजे करीब ग्रामीण थाने के ग्राम गोंगलई में संजीव उर्फ भाऊ अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ डाली दमाहे पर प्राणघातक हमला किया था और वहां अपने साथियों के साथ घटना दिनांक से फरार था, जिनके विरुद्ध ग्रामीण थाने में धारा 147, 148, 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जा रही है। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। 3 मार्च को कक्षा 12वीं का गणित विषय का प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों ने हल किया। गणित विषय की परीक्षा के लिए जिले में 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें दर्ज 2399 परीक्षार्थियों में से 2378 परीक्षार्थी उपस्थित हुए तथा 21 छात्र अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग के सहायक संचालक जीडी नायक की टीम के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या किरणापुर में 2 नकल प्रकरण बनाए गए। आपको बताया कि यहां कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा विगत 17 फरवरी से प्रारंभ हुई है। तब से शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल विभाग के अधिकारियों के द्वारा उड़न दस्ता दल के रूप में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। यह बोर्ड परीक्षा अंतिम दौर में चल रही है। इस पूरी परीक्षा के दौरान सिर्फ सहायक संचालक श्री नायक के द्वारा टीम के द्वारा ही नकल प्रकरण बनाए गए। बाकी अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान कोई भी परीक्षार्थी नकल करते नहीं मिल पाए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक पात्रता संयुक्त परीक्षा 2020 का आयोजन 5 से 26 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए सरदार पटेल कॉलेज बालाघाट को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिले में इस परीक्षा के व्यवस्थित संचालन के लिए 3 मार्च को कलेक्टर सभाकक्ष में पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित कर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम एवं डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पर्यवेक्षकों से कहा गया कि वे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए परीक्षा का संचालन करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बालाघाट जिले में एकमात्र परीक्षा केंद्र सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट में 5 से 26 मार्च 2022 तक 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन होना है। मात्र 18 एवं 22 मार्च को अवकाश के कारण परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा के लिए निर्धारित सभी दिनों में यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में 200 परीक्षार्थी शामिल होंगे। लालबरा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर के अस्पताल कॉलोनी में स्थित मनकामेश्वर शिव मंदिर में हवन पूजन एवं भंडारे का आयोजन कर महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मनकामेश्वर शिव मंदिर में 1 मार्च को सुबह बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक व विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। 2 मार्च की शाम 4 बजे पंडित विमल मिश्रा के द्वारा हवन पूजन संपन्न करवाया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं ने हवन डालकर धर्म लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात भगवान शिव की महाआरती की गई। इसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया एवं श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी रूपी भंडारा ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। शासन के द्वारा हमेशा फर्जी कॉल से सावधान रहने के संदेश विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिए जाते हैं, परंतु कई बार शिक्षित वर्ग व सरकारी कर्मचारी भी इन फर्जी कॉल का शिकार हो जाते हैं। ऐसा एक मामला लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांढरवानी में पदस्थ सचिव राजेंद्र बांगरे के साथ घटित हुई।
इस तरह जनपद पंचायत क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक सचिवों को थाना प्रभारी उच्च अधिकारी के नाम से फर्जी कॉल आ रहे हैं कि आपके बच्चे, रिश्तेदार व ग्राम सरपंचों को रुपए की आवश्यकता है या फिर आपके खाते में राशि भेजना है, इसलिए आपका फ़ोन नंबर व खाता नंबर की जानकारी देने की बात कही जाती है। और सचिव व रोजगार सहायक जब फर्जी कॉल करने वाले व्यक्ति से परिचय संबंधित जानकारी पूछते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं थाना प्रभारी बोल रहा हूँ। इस तरह से फर्जी कॉल कर लोगों को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन की ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे एक कॉल आया था कि मैं टीआई बोल रहा हूँ। बोले जी आप फ़ोन पे चलाते हो क्या? मैंने बोला फ़ोन पे नहीं चलाता, मैं गूगल पे चलाता हूँ। तो बोले मुझे किसी के लड़के के खाते में पैसा डालना। तो मैंने कहा सर आप टीआई बोल रहे हो तो पंचायत आ जाओ। मैंने कहा यहाँ से डाल देंगे। जी फ़ोन पे मेरे पास नहीं, गूगल पे। तो उसने ठीक है बोले किसी से व्यवस्था कराता हूँ करके काट दिया। तो ये तो कहाँ का टीआई बताया? मैंने पूछा नहीं थाना पर कहाँ का बता रहा? टीआई बोल रहा हूँ बोले, और बोले कि आपके सरपंच से आपका नंबर लिया हूँ। तो उनने बताया कि वो फ़ोन पे चलाते हैं। मुझे कॉल आया था, टीआई साहब बोल रहा हूँ बोले, और कोई फ़ोन पे या गूगल पे नंबर चाहिए, कुछ राशि ट्रांसफ़र करना है। अच्छा ऐसा बोला गया। तो मैंने बोला 1 घंटे बाद देता हूँ मैं आपको नंबर। उसके बाद फ़ोन नहीं आया? उसके बाद नहीं आया? नहीं आया। क्या लग रहा है आपको ये जो इस प्रकार का फ़ोन आया? मनी स्कैम की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले भी कई बार पीएचई से बोल रहा हूँ कि कैसे भी कॉल आए हैं, इस टाइप की घटना। इसमें आया था डीजे करके, एक ट्रू कॉलर में डीजे करके नाम आता है, और उनका नंबर है 8926143074 जी। और ये अपने आप को टीआई बताते हैं, और ये लोग कैसे मतलब लालगढ़ ब्लॉक के बहुत से सचिवों को भी फ़ोन लगा रहे हैं, और ये अपना बताते हैं फ़ोन पे नंबर से कि मेरे को फलाने को पैसा पहुंचाना है, मेरे भतीजे को देना है, तो आपके मैं फ़ोन पे नंबर पे पैसे डाल रहा हूँ कि वो आप मेरे भतीजे को दे देना। इस टाइप का जो बात कर लेता है उससे गुमराह करते हैं। और कोई इसी बीच में कोई नासमझ हो या किसी से धोखा हो जाता है अपने रिलेशन के माध्यम से, या 1-2 सचिव भाइयों के जिसके पास नहीं रहता तो दूसरे का नंबर दे देता है। जैसे आपको फ़ोन आया तो कहाँ के टीआई बताया उसने? वो टीआई मेरे को तो पहले टीआई नहीं बताया, तो मैं तो दूसरे सचिव के माध्यम से ही ऐसे गुमराह हो गया कि उसने बताया कि ऐसा करना है। तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई के निधन के बाद उनका शव गुरुवार की रात करीब 9 बजे जिला मुख्यालय से लगे हुए गोंगले ग्राम लाया गया। इसके बाद रात करीब 10 बजे डाली दमाई का शव कोसमी ले जाने के लिए दौरान उनके समर्थकों के द्वारा कोसमी के पीपल चौक पर टायर जलाकर चक्का जाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस और डाली दमाई के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई और समर्थकों ने जमकर पथराव कर दिया। देखते ही देखते स्थिति कब उग्र हो गई पता नहीं चला। पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते ग्रामीण बहुत अधिक आक्रोशित हो गए। आक्रोशित भीड़ ने अचानक पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। बीच बचाव के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों का विरोध यहां भी शांत नहीं हुआ। गोंदिया रोड स्थित वाले डाली दमाई प्राणघातक हमले के मुख्य आरोपी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव उर्फ भाऊ अग्रवाल की हार्डवेयर और मार्बल की दुकान पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। इस दौरान फिर से पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। जानकारी यही मिल रही है कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। स्थिति को देखते हुए शहर के अम्बेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक तक किलेबंदी कर दी गई। किसी को भी बेवजह सड़क पर नहीं चलने की हिदायत दी गई। दूसरी ओर गोंगले में स्थिति नियंत्रण में रह सके इसके लिए पुलिस के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल गोंगले गांव में भेज दिया गया है। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ स्वयं कोसमी के लिए रवाना हो गए। रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच कोसमी में स्थिति नियंत्रण में हुई, जिसके बाद धीरे धीरे गोंदिया रोड पर यातायात व्यवस्था पहले की तरह बहाल कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गोंदिया रोड पर नवेगांव के आगे लंबा जाम देखने को मिला। लोग डरे हुए थे कि कैसे वे बालाघाट पहुंचेंगे, क्योंकि दूसरी ओर गोंगले में भी तनावपूर्ण स्थिति बताई जा रही थी। लेकिन समय रहते पुलिस के द्वारा स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया, जिसके बाद से स्थिति सामान्य हो लेकिन तनावपूर्ण बताई जा रही है, जिसे देखते हुए पुलिस के द्वारा और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने की जानकारी मिल रही है।
जल्दी। अरे तो पूछो ना भाई साहब। वारासोनी जनपद के अंतर्गत ग्राम रजेगांव के ग्रामीणों से चर्चा की गई तो उन्होंने शासन प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए परिसीमन को कागजे में समेटने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। आपको बताया कि राजस्व ग्राम रजेगांव के ग्रामीण आलेझरी पंचायत से पृथक पंचायत बनाने की मांग वर्ष 2019 से पंचायत परिसीमन से कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन के माध्यम से शासन को पृथक पंचायत बनाने के लिए मांग की गई थी। उस समय प्रशासन के द्वारा वारासोनी के अंतर्गत 5 पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया था, परंतु दावा आपत्ति के दौरान रजेगांव के नाम पर आपत्ति लगाने से 4 गांवों को नई पंचायत बनाई गई थी। लेकिन शिवराज सरकार के द्वारा उक्त परिसीमन को रद्द कर पंचायत चुनाव कराने का प्रयास किया गया और फिर पुनः पंचायत परिसीमन लाया गया, परंतु पूर्व में रद्द की गई पंचायत में से या नई कोई अन्य पंचायत नहीं बनाई गई। उन सभी पंचायतों को यथावत रख दिया गया, जिसके कारण प्रत्येक ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ पर हमारा गाँव अलग होता तो हमारे गाँव के लोगों को जो दूसरे गांव में जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ता, और जो पंचायत का जो पैसा आता है गांव के लिए वो हमारे गांव के लिए उपयोग में होता, ज़्यादा काम हमारे गांव में बढ़ता, ज़्यादा विकास होता हमारे गांव का, जो दो गांवों में बट के 2 गांव मिलकर बट रहा है। और गांव में जो एक सरपंच बढ़ता, एक सचिव होता, एक सहायक सचिव होता, और गाँव में गाँव वालों को लाभ मिलता, गाँव वाले को लाभ मिलता। यह मैं शासन की दुर्भावना समझूंगा कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर नियमों में बदलाव किए और ये पंचायतों को अलग नहीं होने दिए, जहाँ 1000-1200 पंचायत पूरे राज्य भर में अलग हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम संख्या में पंचायतों को अलग करवाया। आज मैं प्रॉपर अपने गांव आलेझरी रजेगांव की बात करूँगा, जहाँ ये सम्मिलित पंचायत है, जहाँ की रजेगांव जो है एक राजस्व ग्राम है, और राजस्व ग्राम होते हुए भी उसको पंचायत का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। आज यहाँ के जो 1000-1100 लोग जो है, चाहे वो सोसाइटी में अनाज लेने के लिए हो या पंचायत में अपना कोई प्रमाण पत्र बनाने के लिए हो, 3-3 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अगर रजेगांव प्रॉपर अलग पंचायत बन जाती तो यहाँ पर एक सहायक सचिव, सरपंच और मेट और बहुत सारे लोगों की भर्ती हो जाती, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता।
गांव के ही लोकेश दशेरे बताते हैं कि परिसीमन 2019 में कांग्रेस सरकार में करवाया गया था। 1219 में 4 पंचायत अलग बनी थी, फिर भाजपा ने उसे खारिज कर दिया और नया परिसीमन लागू किया, परंतु केवल बेवकूफ़ बनाया गया। परिसीमन को लेकर के 2019 में भी कांग्रेस सरकार ने परिसीमन करवाया था। उस समय वारासिनी ब्लॉक से लगभग 5 पंचायतें अलग बनी हुई थी। फिर वो बीजेपी सरकार ने अध्यादेश बुला करके उसको खारिज करा दिया और उसके बाद में नया परिसीमन लागू किया। परंतु शिवराज सरकार परिसीमन के नाम पे एक ढोल पीट रही है और पब्लिक को, आम जनता को बेवकूफ़ बना रही है। हमारा गांव राजस्व ग्राम है और हमारे यहाँ परिसीमन के आधार पे जो अनुबंध रखा गया था सरकार के माध्यम से, उसको देखते हुए यहाँ की जनसंख्या 1100 के आसपास है और परिसीमन में अलग बनने की पात्रता रखता है। इसलिए हमारे रजे गाँव को आलेझरी से पृथक कर नई पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए था। राजकुमार दांद्रे ने बताया कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के तहत ग्राम की आबादी 1100 से अधिक है, यहाँ अभी बढ़ चुकी है। पंचायत आलेझरी से हमारा ग्राम संलग्न है तो रोजाना समस्याएं होती रहती है। पंचायत यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, ऐसे में छोटे बड़े सभी कामों के लिए हमें आलेझरी जाना होता है। पुरुष वर्ग तो चले जाते हैं लेकिन महिलाओं नहीं जा पाती। रोजाना समस्या तो ये होती है, जो यहाँ से आलेझरी की दूरी समथिंग 3 किलोमीटर दूर है, तो होता ये है कि जैसे जो भी काम रहा आलेझरी पंचायत में, तो पुरुष वर्ग जैसे तैसे चले जाते हैं, महिलाएं नहीं जा पाती और बारिश में तो पुरुष वर्ग भी नहीं जा पाता, बहुत दिक्कतें होती है। जैसे मनरेगा में काम मिलता है क्या? मनरेगा में काम जिस प्रकार से मिलना चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। आलेझरी की जनसंख्या ज़्यादा है, अगर रजे गाँव में मनरेगा का काम आता है तो आलेझरी के भी लोग आते हैं, जिससे जो काम ज़्यादा दिन चलना चाहिए यहाँ रजे गाँव में, वो लगभग कम दिन में ख़त्म पूर्ण कर लिया जाता है।